क्वेश्चन नंबर 10 है प्रूव बाय यूजिंग स्लोप्स दैट पॉइंट्स ए बी एंड सी आर वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। हमने देखना है कि ये जो तीन वर्टिसेस हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस है। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है जी, पहले ये समझना जरूरी है। देखें जी कि लेट्स सपोज ये जो ट्रायंगल है जिसमें ये साइड और ये साइड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और यहाँ पर 90 का एंगल बने, यानी कि ये परपेंडिकुलर होता है ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, ये साइड परपेंडिकुलर और बेस एक दूसरे के परपेंडिकुलर, मतलब ये लाइन बिल्कुल इसके ऊपर 90 का एंगल बनाती है, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर। ऐसी ट्रायंगल को हम कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। और वर्टिस बेसिकली वर्टेक्स से वर्ड निकला हुआ है, ये कॉर्नर है, ये है और ये है, ये टू के जब एक है तो हम वर्टिक्स कहते हैं इसको वर्टिक्स, ये वर्टिक्स, जब दो या दो से ज्यादा हो जाए तो वर्टिस वर्ड यूज हो जाता है। अब ये साबित करना है कि ये जो तीनों वर्टिस हैं ये राइट ट्रायंगल के हैं, किसी और ट्रायंगल के नहीं है। तो हमें कैसे पता चलेगा जी ये राइट ट्रायंगल के हैं? मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूं। देखिए ये साइड और ये साइड एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, ये 90 का एंगल बना रहे हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, हम तीन पॉइंट्स गिवन है, ठीक है, तो हम लेट्स सपोज ए बी, फिर इसी तरह बी सी और फिर सी ए या ए सी, तीनों का स्लोप्स फाइंड करेंगे, ठीक है। और स्लोप फाइंड करने के बाद मैं आपको पहले ये पढ़ा देता हूं फिर बताता हूं। देखिए प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ एनी टू लाइन सेगमेंट्स, अब यहां पर तीन पॉइंट है ए बी सी, तो इनकी मदद से एक स्लोप फाइंड होगा ए बी का, फिर बी सी का और फिर सी ए या इसको ए सी कह सकते हैं। इन ये तीनों हम स्लोप्स फाइंड करेंगे। फिर क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ एनी टू लाइन सेगमेंट, इनमें से कोई से दो का अगर हम प्रोडक्ट लें, अगर वो -1 के इक्वल आ रहा है तो मतलब ये होगा कि वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अगर ये वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो इट्स मीन यहां पर 90 का एंगल बन रहा है। जब 90 का एंगल बन रहा है तो वो प्रूव हो जाएगा कि वो राइट ट्रायंगल है। तो यहां पर हमारा पहला काम ये होगा कि हम इन तीनों के स्लोप्स फाइंड करेंगे। ये देखिए मैंने हेडिंग्स बना दी है, स्लोप ऑफ ए बी, फिर इस तरह बी सी और ए सी। ए बी में आपको पता है ए बी चाहिए होता है, इसमें बी सी और इसमें ए सी। फार्मूलाज भी तीनों लिख दिए, आपको भी आते हैं, मैंने लिख दिए। अब वैल्यूज पुट करके देखते हैं जी। यहां पर हम क्या करेंगे, x1 ये y1 ये x2 और ये y2। अब वैल्यूज इसमें पुट करें जी, तो y2 माइनस y1, तो ये हमारे पास बन रहा है जी -5 प्लस, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस प्लस 1 हो जाएगा। फिर इसी तरह -5 -3, तो ये बनेगा जी -4 डिवाइड बाय -8, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 4 1 4 4 2 8 1/2, ठीक है जी। नेक्स्ट ये x1 है, ये y1, ये x2 और ये y2। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, तो y2 माइनस y1 तो 3 माइनस माइनस प्लस 5, ठीक है, और इसी तरह 1 माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, तो ये 8/6, तो 2 3 are 6 2 4 are 8, तो ये 4/3 आ गया। नेक्स्ट ये x1 y1 x2 और y2 वैल्यूज पुट करें जिसमें 3 माइनस माइनस प्लस 1 और ये 1 माइनस 3, ठीक है जी, तो ये 4/-2 और ये 2 1 2 2 4, तो ये -2 आ गया। अब आपने ये देखना है क्योंकि हमने कहा था दोनों इन तीनों में से कोई से दो का प्रोडक्ट लें, तो वो -1 के अगर इक्वल आ जाए तो इसका मतलब है वो दोनों से परपेंडिकुलर है। अब जरा आप देखें इनमें से कौन से दो को मल्टीप्लाई करें तो -1 आ जाए, बेसिकली से आएगा। देखिए 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 और ये -1 आ जाएगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, नो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स, मुझे आइडिया हो गया जी कि इसके और इसकी मदद से 1 आ सकता है, तो मैं यहां पर क्या करने लगा हूं जी, स्लोप ऑफ ए बी का प्रोडक्ट लेने लगा हूं स्लोप ऑफ ए सी के साथ, क्योंकि ए बी की वैल्यू है 1/2 मल्टीप्लाई, फिर ए सी की वैल्यू है -2, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, ये -1 आ जाएगा। इससे ये बात साबित होगी ए बी और ए सी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो यहां पर जो राइट ट्रायंगल बनेगी वो कुछ यूं है, देखिए आप इन दोनों में ना ए इसमें भी है इसमें भी है, मतलब ए आपने कॉमन रखना है, बी और सी यहां पर आप बी कर लें, यहां पर सी कर लें, इस तरीके से ये ए भी बन सकता है और ये ए सी बन सकता है। तब ये वाली लाइन और ये लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो ये साबित हो गया कि ये और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, क्योंकि -1 के इक्वल आ जाए तो वो परपेंडिकुलर के इक्वल होते हैं। तो जब परपेंडिकुलर हो तो इसकी मीन्स 90 का एंगल बन रहा है, और 90 का एंगल बने तो वो राइट ट्रायंगल ही होती है। सो ये हमने लिख दिया जी कि ए बी एंड ए सी आर परपेंडिकुलर, therefore the points A B C form a right angle triangle with the right angle, मतलब 90 का एंगल कहां पे बन रहा है, A के ऊपर। तो ये भी जरा इंपॉर्टेंट होता है कि आप A B C को आप डायरेक्ट नाम नहीं दे सकते, A कर लें इसको B कर लें, बल्कि इससे क्लियर होगा कि जब दो का प्रोडक्ट कौन से दो का प्रोडक्ट -1 के इक्वल आ रहा है, उस हिसाब से आप जो है ना वो राइट एंगल देखेंगे कि किस पॉइंट पे बन रहा है। A पे जो है वो 90 का एंगल बन, इसलिए हमने मेंशन कर दिया विद राइट एंगल एट A, ठीक है जी। तो ये चीज है वो प्रूव हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 11 है यूजिंग स्लोप प्रूव दैट A B C and D are vertices of parallelogram। अब मैं आपको पहले ये चीज क्लियर कर देता हूं कि इस क्वेश्चन में हम क्या कुछ करेंगे और ये कैसे प्रूव होगा कि ये जो पॉइंट्स हैं ए बी सी और डी ये वर्टिसेस हैं पैरेललोग्राम के। देखिए जी हम इसमें ये करेंगे कि पैरेललोग्राम में ये होता है बेसिकली कि ये साइड और ये साइड एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, और इसी तरह ये साइड और ये साइड भी एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। अगर ये बात साबित हो जाए कि ये पैरेलल है एक दूसरे की, तो ये क्लियर हो जाता है कि ये पैरेललोग्राम है। लेकिन यहाँ पर हम कैसे ये प्रूव करेंगे कि ये पैरेलल है और ये एक दूसरे के पैरेलल है, तो ये मैंने आपके सामने एक लाइन लिखी हुई है कि इफ टू लाइन्स हैव सेम ग्रेडियंट या स्लोप, अगर लेट्स सपोज हम इसका स्लोप फाइंड करते हैं इस लाइन का और इसका भी स्लोप फाइंड करते हैं, अगर दोनों का स्लोप इक्वल या सेम हो जाता है तो इट्स मीन ये दूसरे के पैरेलल है। इसी तरह इन दोनों का स्लोप फाइंड करेंगे और अगर ये स्लोप इनका सेम होता है तो इट्स मीन ये भी दूसरे के पैरेलल है। अच्छा ये चीज कंडीशन जो है वो रेक्टेंगल में भी होती है, तो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि मजीद आपने इसमें डिफरेंशिएट कैसे करना है कि ये पैरेललोग्राम है ये रेक्टेंगल है, ठीक है जी। अगर आपको क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि ये प्रूव करें कि ये पॉइंट्स पैरेललोग्राम के हैं या रेक्टेंगल के हैं, तो फिर आपको वो स्टेप भी करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे जी, हम इसके स्लोप्स फाइंड कर लेते हैं इन चारों साइड्स के, ठीक है, और इन दोनों का अगर इक्वल हुआ और इन दोनों का इक्वल हुआ तो ये प्रूव हो जाएगा पैरेललोग्राम है। और रेक्टेंगल वाला पॉइंट्स भी मैं आपको बताऊंगा। अब स्लोप बेसिकली आपने फाइंड करना है जी ए बी का, फिर इसी तरह बी सी का, और फिर सी डी का, और फिर डी ए या ए डी का, ठीक है। जैसे कि मैंने देखे मैंने हेडिंग्स बना ली है सबकी ताकि आपका टाइम जाया ना हो।
स्लोप ऑफ ए बी, आपको पता है इसमें ए और बी पॉइंट चाहिए होगा, इसी तरह बी सी में बी और सी, स्लोप ऑफ सी डी, इसमें सी और डी चाहिए, स्लोप ऑफ ए डी, इसको आप डी ए भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर ए डी लिख रहे हैं तो पहले ए लिख लें फिर डी, अगर डी ए लिख रहे हैं तो डी पहले लिखें फिर ए बाद में। अब आपको पता है ये स्लोप का फॉर्मूला है, इसको आप 1 2 3 और 4 भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसके हिसाब से कर लिया, ये ए बी है तो मैंने यहाँ पर ए बी लिखा। एम से मराद स्लोप, स्लोप किसकी फाइंड करें, ए बी की। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम नाम दे देते हैं जी ये x1 है और ये y1, इसी तरह ये x2 और ये y2 है। अब हम ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे जिस फार्मूला में, तो हमारे पास स्लोप फाइंड हो जाएगी। अब देखिए y2 माइनस y1, तो ये 3 माइनस 1, ठीक है, 3 माइनस 1 आ गया, डिवाइड बाय x2 माइनस x1 यानी कि 6, और ये देखिए ये फार्मूला में भी माइनस होता है और एक माइनस इसके साथ है, तो ये माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करें, 3 माइनस 1 तो ये 2 आएगा और 6 प्लस 2 ये आ जाता है जी 8। इसको मजीद आप डिवाइड कर लें तो ये आपके पास 2 1 2 एंड 2 4 आ रही है, तो ये 1/4 आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अच्छा अब हम क्या करते हैं कि इसका स्लोप फाइंड करते हैं, तो ये x1 y1 x2 और y2 हो गया। अब ये सारी वैल्यूज इस फार्मूला में पुट करें तो 5 माइनस 3 आएगा जी, 5 माइनस 3 डिवाइड बाय 10 माइनस 6, ठीक है, और इसको आप सॉल्व करें, 5 माइनस 3 ये 2 आ जाएगा और 10 माइनस 6 4 और ये 1/2 हो जाएगा, 1 डिवाइड बाय 2, ठीक है, 1/2। नेक्स्ट इसी तरह ये दोनों भी आपने सॉल्व करना है जी, वेरी सिंपल है, x1 y1 x2 और y2 होगा। इसको भी नाम दे देते हैं x1 y1 x2 और y2। अब वैल्यूज इसमें पुट करनी है, देखिए y2 माइनस y1 तो 3 माइनस 5 आ जाएगा और x2 माइनस x1 तो ये 2 माइनस 10 बन रहा है, तो ये -2 आएगा डिवाइड बाय माइनस जो है वो 8 आ जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल होगा और ये भी 1/4 आ जाता है। नेक्स्ट को अगर आप देखें तो ये वैल्यूज पुट करें जी, तो 3 माइनस 1, ठीक है, 3 माइनस 1 आ गया और इसी तरह 2 वो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, तो ये 2 डिवाइड बाय 4, ठीक है, 2 डिवाइड बाय 4 और ये मजीद सॉल्व होके 1/2 आ जाएगा। ठीक होगा जी। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये देखिए इनमें से कौन सी दो साइड्स का स्लोप आपस में इक्वल है। जैसे ये जो साइड है ए बी, इसका स्लोप इसके साथ अगर आप देखें तो ये दोनों इक्वल है और ये साइड इक्वल है। यहां पर आप लिख लें, इसमें आप क्या लिख लेंगे, इससे ये बात पहले आप ये भी वाज़ेह कर लें कि ए बी इक्वल है सी डी के। इट्स मीन ये आपकी डायग्राम है, इसको आप नाम दे दें तो ये ए बी है और ये सी डी है। बेशक इधर सी लिख लें, इधर लिख लें, ये आपकी मर्जी है। चलो मैं इधर लिख देता हूँ सी और डी, जैसे तरतीब ए बी सी और डी। अब इसका मतलब ये हुआ कि ए बी इक्वल है सी डी के या डी सी के, ये एक ही बात है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और इसी तरह बाकी जो दो साइड बनती है, ये 1/2 और ये 1/2, ये बी सी थी, यानी कि बी सी इक्वल है ए डी के। अच्छा अब ये चीज क्लियर होगी, पहले तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। लिखना यह है कि स्लोप ऑफ ए बी जो है, इसको छोटा सा करके लिखें ऐसे, ए बी की जो स्लोप है वो इक्वल है किसके जी, स्लोप ऑफ एम से मराद स्लोप है, ठीक है, यानी कि ये 1/4 है, ये भी 1/4 है, तो ये सी डी की है। इन दोनों की स्लोप आपस में इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी जो है वो पैरेलल है। पैरेलल की आप इस तरीके से जो है ना वो लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है, ये पैरेलल का सिंबल है, ए बी पैरेलल है इसके जी सी डी के। नहीं तो आप वर्डिंग में लिख सकते हैं ऐसे कि ए बी इज पैरेलल, ठीक है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ठीक हो गया जी। इसी तरह आप दूसरा पॉइंट ये लिखेंगे कि जो स्लोप है जी किसकी, स्लोप ऑफ बी सी, ठीक है, स्लोप बी सी की इक्वल है किसके, ये देखें ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, स्लोप ऑफ ए डी के। इन दोनों के स्लोप अगर इक्वल हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो है ना वो बी सी जो है वो पैरेलल है इसके ए डी के। या इसको आप वर्डिंग में लिखना चाहें तो आप यूं लिख सकते हैं कि बी सी इज पैरेलल, ठीक है जी, पैरेलल टू ए डी। देखिए जब ऑपोजिट साइड एक दूसरे के पैरेलल हो जाएं तो ये चीज क्लियर हो जाती है कि ये तो पैरेललोग्राम है। तो फाइनली हमने लिख दिया जी कि एज ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, ऑपोजिट साइड तो पैरेलल है, सो देयरफॉर द पॉइंट ए बी सी एंड डी आर दी वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। लेकिन अब स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ये होता है कि सर ये कंडीशन तो रेक्टेंगल में भी वैसे ही होती है, अब ये कैसे पता चलेगा कि ये पैरेललोग्राम ही है या रेक्टेंगल है, क्योंकि रेक्टेंगल में भी यही होता है कि ऑपोजिट साइड जो है वो एक दूसरे के पैरेलल होती है। देखिए जी, अब अगर आपने रेक्टेंगल के लिए देखना है तो आप यूं देख सकते हैं, रेक्टेंगल में आपको पता है कि जैसे मैं आपको समझाने के लिए शेप बना रहा हूं, रेक्टेंगल शेप ऐसी होती है जिसमें ये साइड और ये साइड इनके बीच में यहाँ पे 90 का एंगल बनता है। ये रेक्टेंगल की बात हो रही है, ठीक है, ये मैं आपको जस्ट समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये समझ लें रफ वर्क है हमारा, ठीक है, रफ वर्क। जबकि पैरेललोग्राम में क्या होता है, यहाँ पे जो एंगल है वो 90 का नहीं होता। अगर यहाँ पे 90 का एंगल है तो इसका मतलब है ये साइड और ये साइड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, क्योंकि परपेंडिकुलर होता भी 90 का एंगल बनता है। तो यहाँ पर आप देख लें, लेट्स सपोज एक साइड ये वाली सपोज कर लें 1/2 है, क्योंकि वो दोनों साइड 1/2 है, और ये जो है ये बड़ी वाली ये समझ लें 1/4 है। तो अगर आप, क्योंकि हमने एक चीज पढ़ी है कि अगर दो साइड्स का प्रोडक्ट इक्वल आ जाए -1 के, ठीक है, तो वो एक दूसरे के क्या होती हैं जी, परपेंडिकुलर होती हैं। अगर उनका जो स्लोप का जो प्रोडक्ट है, जैसे आपको पिछले कुछ क्वेश्चन में बताया हुआ, आपकी बुक में भी मेंशन है कि अगर कोई सी दो स्लोप्स का आप प्रोडक्ट लेते हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज एक की स्लोप m1 है, दूसरे की स्लोप m2 है, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट -1 के इक्वल आ जाए तो वो ये होता है कि ये दोनों साइड्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाती हैं। तो यहां पर अगर आप चेक करें क्या इन दोनों का प्रोडक्ट -1 के इक्वल आता है, बल्कि आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके देखें -1 तो नहीं आ रहा। इट्स मीन ये साबित हो गया कि ये दो साइड्स हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है। जब परपेंडिकुलर नहीं है तो इससे ये चीज वाज़ेह हो जाती है कि वो रेक्टेंगल भी नहीं है, ठीक है जी। तो ये बात आपने याद रखनी है। अगर ये बात आपको इसलिए समझा रहा हूं, अगर आपसे क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ी सी चेंजिंग हो जाए, ये पूछा जाए कि ये बताएं कि ये पैरेललोग्राम के हैं या रेक्टेंगल के, फिर आपको कोई सी दो साइड्स जिसमें रेक्टेंगल होगी, ऑटोमेटिकली आप दोनों का जब प्रोडक्ट लेंगे दो स्लोप्स का, दो साइड्स का, तो वो ऑटोमेटिकली -1 के इक्वल आ जाए और इससे ये भी क्लियर हो जाएगा कि ये रेक्टेंगल है, ठीक है जी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई से भी दो का अगर आप प्रोडक्ट लें तो वो -1 के इक्वल नहीं आ रहा, सो यहाँ से क्लियर हो गया कि ये रेक्टेंगल भी नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, P, Q, R and S are vertices of a parallelogram, ठीक है। ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं ये वर्टिसेस हैं किसके जी, पैरेललोग्राम के, ठीक है। जैसे ये P, Q, R ये वर्टिसेस हैं पैरेललोग्राम की, ये बात हमने, बल्कि ये चीज हमें ऑलरेडी दी गई है।
फाइंड हमने करना है ये जो पॉइंट पी है, देखिए बाकी सबकी वैल्यूज गिवन है, लेकिन पी अगर आप देखें इसमें एक्स और वाई पता नहीं है, तो ये हमने फाइंड करना है। और इसमें हमें ये कहा गया कि ये जो चारों पॉइंट्स हैं ये पैरेललोग्राम के ही हैं। अब इससे हमें क्या फायदा हो जाएगा, लेकिन जब ये पॉइंट्स पैरेललोग्राम के हैं तो इससे ये क्लियर हो गया कि ये जो लाइन है और ये जो लाइन है ये एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। जब पैरेलल है तो इट्स मीन इन दोनों की जो स्लोप है वो आपस में इक्वल है। इसी तरह ये भी जो है ना एक दूसरे के पैरेलल है, तो जब पैरेलल है तो ये चीज आपने याद रखनी है कि उनकी स्लोप्स भी आपस में इक्वल होती हैं अगर वो पैरेलल हैं। इट्स मीन यहां पर हम क्या करेंगे, हम इस लाइन की स्लोप, ठीक है, यानी कि स्लोप यहां पर हम मेंशन कर सकते हैं कि स्लोप को आपको पता है एम से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि एम किसकी स्लोप पी क्यू की, पी क्यू की जो स्लोप है वो हम इक्वल कर सकते हैं किसके, एस आर या इसको आर एस आप कह सकते हैं, ठीक है। जो आप बेटा समझे कोई मसला नहीं है, इसको एस आर कर लें, ठीक है। इन दोनों की स्लोप आपस में इक्वल होगी क्योंकि ये पैरेलल है। पैरेलल कैसे है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम शेप है, ठीक है। इसी तरह आप जो है ना वो स्लोप पी एस की और क्यू आर की भी आपस में इक्वल कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये पैरेलल है, क्योंकि ये शेप भी पैरेललोग्राम है, तो इसमें ये दोनों साइड्स पैरेलल है, तो इसकी स्लोप भी आप पैरेलल कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहता हूं जी कि स्लोप ऑफ पी एस ये इक्वल होगी स्लोप ऑफ क्यू आर की, ठीक है जी। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ऑटोमेटिकली हमारे पास दो इक्वेशन बनेंगे, एक यहां से और यहां से, उनको आपस में सॉल्व करके हम पी फाइंड कर लेंगे, ठीक है। बड़ा इजी है। अभी देखिए हम यहां पर आपको पता है स्लोप का हमारे पास फार्मूला होता है, ठीक है। फार्मूला हमारे पास क्या है जी, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। इसी तरह इसका भी फार्मूला हम लगा सकते हैं y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। अब इसमें आपको पता है p क्यू है ना, तो यहां पर आपको p और q की वैल्यू चाहिए, तो बेशक यहां पर लिख लें अलग से, p की वैल्यू यहां से ऊपर आपसे देख लें xy है, और जो q की वैल्यू है जी वो आपके पास है -2 और 2। यहां पर s और r की वैल्यू आपको चाहिए, तो यहां पर s भी लिख लें, s की वैल्यू आपके पास है जी 10 और 1 ये लिखी हुई है, और इसी तरह जो r की वैल्यू है वो 1 और 4 है। तो ये आपके लिए x1 है, ठीक है, और ये y1 है, ये x2 और ये y2। अब ये वैल्यूज यहां पर आप पुट करें, ठीक है। y2 माइनस y1 तो ये 2 है, 2 माइनस y तो ये हो जाएगा जी 2 माइनस y डिवाइड बाय, इसी तरह -2 माइनस x, -2 माइनस x हो गया। अच्छा, फिर इज इक्वल टू, क्योंकि ये इक्वल है, दोनों इक्वल है, तो बेशक यहां पर भी इक्वल बना लें, कोई मसला नहीं। ये आपको समझाने के लिए मैंने फार्मूला लिखनी, तो डायरेक्ट आप ये वैल्यू लिख लें। अब y2 माइनस y1 तो बेशक यहां पर मेंशन कर लें x1 y1 x2 और y2। अब 4 माइनस 1 हो जाएगा, ये 4 माइनस 1 डिवाइड बाय 1 माइनस 10, 1 माइनस 10 हो गया। अब इसको तुम मजीद सॉल्व तो नहीं कर सकते, ये 2 माइनस वाई ही रहेगा, 2 माइनस वाई डिवाइड बाय -2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस 1 ये हो जाएगा 3, और 1 माइनस 10 ये -9 आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करें तो ये देखिए ये तो शायद इसी तरह रहेगी, ये आ जाएगा जी 1 और ये 3, 1/3, ठीक है, 1/3 माइनस में लिख लें इसे एक साथ, और ये 2 माइनस वाई डिवाइड बाय -2 माइनस एक्स। अब यूं क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ठीक है, 3 माइनस 3 जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, या प्लस 3 कर लें तभी ठीक है। तो 3 को हम जस्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 2 माइनस वाई, और ये माइनस हमारे 1 के साथ है, ठीक है, तो -1 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ -2 और माइनस एक्स हो जाएगा। तो ये 3 2 6 माइनस 3 वाई इज इक्वल टू, ये माइनस में साइन प्लस का हो जाएगा ये 2, और ये प्लस साइन इस वजह से ये प्लस हो जाएगा, और ये आ जाएगा एक्स। अब आप क्या करें जी, तो यहां पर आप ये x है, ठीक है जी, इसको आप इधर शिफ्ट कर लें, तो ये प्लस 3y, ठीक है, और ये 6 माइनस 2 हो जाएगा, 6 माइनस 2 होता है जी 4 इज इक्वल टू x प्लस 3y। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लें, इसको इधर लिख लें x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, इसको आप नाम दे दें जी इक्वेशन 1 का। इसी तरह आप जो है वो ये जो दूसरी वैल्यूज है ये इनकी स्लोप्स फाइंड करेंगे, ठीक है जी। देखिए फार्मूला आपके पास क्या है जी, मैं दोबारा यहां से लिख देता हूं, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। वैसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैं आपकी आसानी के लिए लिख रहा हूं। इसी तरह ये y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, ठीक है। यहाँ पे आपको पी एस चाहिए, तो यहाँ पर लिख लें पी आपके पास जो पॉइंट है पी ये लिखा हुआ है जी एक्स और वाई, और इसके बाद एस पॉइंट आपको चाहिए जो कि क्या है जी 10 और 1। इसमें क्यू पॉइंट चाहिए, क्यू आपके पास -2 और 2 है, और आर जो है वो 1 और 4 हो जाएगा। अब आपको पता है ये x1 y1 ये x2 और ये y2, इसी तरह ये x1 y1 x2 और y2 हो जाएगा। वैल्यूज पुट करें जी y2 माइनस y1 तो 1 माइनस y डिवाइड बाय 10 माइनस x इज इक्वल टू, अब y2 माइनस y1 तो ये 4 माइनस 2 हो जाएगा जी डिवाइड बाय 1, ये माइनस माइनस प्लस 2, ठीक है, 1 प्लस 2, ये सॉल्व तो नहीं हो सकते, ये इसी तरह सेम टू सेम आ जाएगा, और ये हमारे पास 2 डिवाइड बाय 3 आ जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें जी, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, लिख लें इसे पहले, नहीं तो डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और ये वैल्यू 2 के साथ जाके मल्टीप्लाई होगी 10 माइनस एक्स, तो ये 3 माइनस 3y इज इक्वल टू 20 माइनस 2x। अब यहाँ पर क्या करें, x वाली वैल्यू इधर ले आए, ठीक है, क्योंकि वैसे भी हमने फिर इधर ही लिखना होता है, ये जैसे xy किया था इसको इधर ले आए, तो ये माइनस में इधर आके प्लस 2x हो जाएगा, फिर माइनस 3y इज इक्वल टू 20, xy एक तरफ और नंबर एक तरफ, तो ये -3 हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 17, ठीक है, और ये 2x माइनस 3y, इसको आप नाम दे दें जी इक्वेशन 2 का। अब जरा आप देखें तो जैसे इक्वेशन को आपस में सॉल्व करते हैं, या तो x के कोफिशिएंट इक्वल किए जाते हैं या y के, तो y के तो ऑलरेडी इक्वल है, इधर भी 3 है इधर भी 3 है, और आप दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड कर लें, ठीक है। अब ऐड कब करते हैं, देखिए जब साइन डिफरेंट हो तो ऑटोमेटिकली आप ऐड करें, ठीक है। इसमें ये होता है बेसिकली हमारा टारगेट ये होता है या तो x और y इक्वल हो जाए, फिर ये कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे जी, ऐड कर लेंगे इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। कोई एक वैल्यू आप यहाँ पर ऊपर लिख लें, जैसे 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 17, और दूसरी वैल्यू है जी x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। दोनों को ऐड करें, देखिए कैंसिल हो गया। इसलिए हम जब साइन डिफरेंट होंगे तो हम ऐड करते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिकली कैंसिल। अगर साइन सेम हो फिर हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, सब्ट्रैक्ट में ये होता है साइन चेंज हो जाता है, ऑटोमेटिकली साइन डिफरेंट होकर कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है जी। अब ये आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 17 और 4 21, हमें x की वैल्यू चाहिए, तो ये 3 से जाकर डिवाइड हो जाएगा 21 डिवाइड बाय 3, तो ये आपके पास 7 आ जाएगा जी, ठीक है। x की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 7। अब ये वैल्यू आप जो है ना किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लें, तो यहाँ पर हम कर लेते हैं ताकि इसी पेज के ऊपर आपको क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, ठीक है जी। ऐसे एरो भी बना लें, ठीक है, ये ऐसे एरो बन जाएगा ताकि ऊपर सॉल्व कर लेंगे। अब ये आप पुट कर लें जी इक्वेशन 1 में कर लेते हैं जी, पुट इन
1, बेशक आप 2 में पुट करें, ठीक है, मैंने लिख दिया पुट इन 1, 2 में पुट करेंगे तब भी सॉल्व हो जाएगा, 1 छोटी वैल्यू है तो 1 ये वाली है, ठीक है, यहां पर लिख लेते हैं x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। अब x की वैल्यू 7 है हमारे पास, यहां पर हम 7 लिख लेंगे और ये हमारे पास 3y 4, ये -7 इधर आके हो जाएगा, 4 - 7 -3 और ये 3y और ये जो 3 है ये -3 से डिवाइड हो जाएगा, इस तरह ये -1 आ जाएगा, ठीक हो गया जी। तो ये आपके पास y की वैल्यू भी आ गई। सो आप फाइनल अगर देखें तो जो आपके पास p पॉइंट था, क्वेश्चन में लिखा हुआ था p जो है वो xy है, अब आप ये क्योंकि फाइंड भी कर लिया, अब इसको आप देखें तो x की जगह आप क्या लिखेंगे, x की जगह आप लिखेंगे 7 और y की जगह आप क्या लिखेंगे जी -1, ठीक है। तो ये आपका फाइनल जो है वो आंसर है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा।